काम जैसे आपने रेजिस्टेंस के लिए किया था वैसे ही आप इंडक्टर के लिए करोगे। और चूंकि सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है एसी के साथ, इसलिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी बोल रहे हो आप। अब इसमें क्या करना है, जैसे आपको पता है, मान लो कि इसका ईएमएफ, इस वाले का जो ईएमएफ है, आपने बताया कि E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। बिल्कुल सही बात। और दूसरा ईएमएफ आपके पास ये है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दो ईएमएफ आपके पास आ गए। और जो ईएमएफ या वोल्टेज का लूप लॉ होता है, किरचॉफ्स का लूप लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होती है ना, नेट किसी भी क्लोज सर्किट के में जो टोटल ईएमएफ होती है उसका सम क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूं कि नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अभी हमारे पास क्या है, नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ये हमारे पास जो है वो दिस वन इज E इक्वल टू, ये देखो आप, E माइनस, यहाँ पे सीधा लिख ले रहा हूँ, एक तो E है और दूसरा ये वाला है जो माइनस एल डी आई बाई डी टी है। अगर मैं प्लस के फॉर्म में लिखूं तो प्लस ऐसे लिखूंगा और फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखूंगा। अभी तो पूरे सर्किट में ईएमएफ इतना ही है, तो दैट मीन्स ये भी कहा जा सकता है कि दिस वन इज इक्वल टू E माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये भी बोला जा सकता है। बिल्कुल सही बात। और तो जैसा मैंने बोला कि ईएमएफ मस्ट बी 0 बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, so EMF must be equal to 0। तो that means ये वाला पूरा का पूरा जो टर्म है हमारा E इक्वल टू E माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। और फिर आप इसको E इक्वल टू आप लिख सकते हो, राइट साइड अगर लेके जाओगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, और E की जो वैल्यू है वो E नॉट साइन ओमेगा टी है। तो राइट हियर E नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और जैसे लास्ट टाइम में हमने क्या फाइंड किया था, हमने करंट निकाला था, तो यहाँ पे भी हमें करंट ही निकालना है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम किसको निकालना चाह रहे हैं, हम करंट को निकालना चाह रहे हैं, तो हमें करंट निकालना है। तो डी आई इक्वल टू कितना होगा, डी आई को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये आ जाएगा आपके पास। अब now if you want to find the I, you have to integrate both side, right? di इक्वल टू, अब ये जो टर्म्स है ना E नॉट बाय एल, तो इसको मैं बाहर कर रहा हूं अभी, ये हो गया साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन इसका होना है, E नॉट इसका नहीं होना। डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस वन इज आई ई नॉट बाय एल, और इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का क्या होता है, तो मुझे पता है, आप बताओगे यहाँ पे, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डी टी के लिए है। ठीक है, तो अब ये I इक्वल टू, अब ये बाकी टर्म्स जो आप देख रहे हो E नॉट, और ओमेगा को मैं L के साथ ले रहा हूँ, आगे माइनस कर दे रहा हूँ इसका, माइनस ओमेगा L कॉस ओमेगा टी।
लेकिन जैसा कि आपने देखा था अपने प्रीवियस वाले टर्म्स में मैंने आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी निकाला था, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा ताकि फॉर्मेट वही चाहिए हमें, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का रहे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये आई नॉट हो तो आप एक काम करो, ये पूरा का पूरा टर्म्स जो है ना, जो माइनस में आ रहा है आपका, इसको आप आई नॉट कंसिडर कर लो। तो आई नॉट इक्वल टू इसमें आपके पास क्या आएगा, ई नॉट बाय ओमेगा एल। इस बार आप इंडक्टर के केस में इसको आप आई नॉट कंसिडर कर सकते हो। तो दिस टाइम ये आपके पास आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा सा सिंपल हो गया, लेकिन अभी भी कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो माइनस आई नॉट, और आपको ये एक फॉर्मूला पता होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस 90, दैट मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो क्यों ना इसको आप ऐसा लिख दो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी, ठीक है। फिर अब आप देखो इसको एक्सचेंज कर लो, मतलब एक्सचेंज करने का मतलब आप इसको इस तरफ ले आओ ओमेगा टी को, और पाई बाय 2 को आप दूसरी तरफ कर दो। ऐसा जब आप करोगे तो देखो क्या होता है कि आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस आई नॉट साइन, अब यहां पे मैं माइनस को आगे ले रहा हूं, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब ये पूरा का पूरा टर्म अगर थीटा की तरह ट्रीट करे तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस आई इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ऐसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब प्लस रह जाएगा सिर्फ। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो आई इक्वल टू आई नॉट, माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब इस बार जो एंगल है आपकी, इससे प्रीवियस वाले केस में जो एंगल बनी थी उससे पाई बाय 2 कम है, क्योंकि रेजिस्टर के केस में एंगल जो है बनी थी वो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी तक ही थी, और इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो इस बार जो एंगल है करंट के लिए, जो एंगल बन रही है वो पाई बाय 2 से थोड़ी कम हो रही है। तो जैसे ही आप ई एंड आई वर्सेस ओमेगा टी, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्राफ में आप देखोगे कि ईएमएफ जो होता है, जैसे मैंने बोला कि ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये ईएमएफ के लिए बन रहा है एक वेव के फॉर्म में ग्राफ, ये ईएमएफ के लिए बन गया। जहाँ पे मैंने पहले भी देखा था, यहाँ पे ये पाई बाय 2 था, ये पाई था, यहाँ पे इसके मिड में ये 3 पाई बाय 2, और फिर ये पाई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे फेजर डायग्राम के केस में, तो ये फेजर डायग्राम ऐसा बन रहा है। जब ईएमएफ और फेजर डायग्राम को आप कंबाइन करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से आपको मूव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की यहाँ पे, तो मैक्सिमम वैल्यू के साथ मूव करेंगे, ये रहा मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे इसको हमने दोनों को दिखा दिया। ये क्या दिखा रहा है, ये दोनों ही तरफ ई नॉट को दिखा रहा है, इसके तरफ भी ई नॉट को बता रहे हैं ग्राफ में, और फेजर डायग्राम में भी ई नॉट को दिखा रहा है। और ये आप अच्छी तरह से जान जाओ कि ये जो एंगल बन रही है यहाँ पे फेजर डायग्राम के साथ, ये एंगल यहाँ पे बनती है ओमेगा टी की। अब सवाल है करंट के लिए, तो करंट का जैसा कि आपने देखा नीचे में, मैं एक बार फिर से स्क्रॉल करके आपको दिखाना चाहूंगा। करंट के मामले में आपने जो चीज फाइंड किया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास करंट की वैल्यू आई थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब ओमेगा टी में 90 डिग्री की वैल्यू कम है, 90 से कम है,
तो इसका मतलब अब इसका जो ग्राफ बनना है आपका, वो ग्राफ कुछ इधर से बनेगा ऐसा। देखो ये शुरू होगा नीचे से और इस तरह से जाएगा और इस तरह से यहाँ पे ऐसा होता हुआ ग्राफ ऐसा जाएगा। उसी तरह से जब फेजर डायग्राम में देखा जाएगा तो इसमें भी नीचे से, मतलब यहाँ से आप इस तरफ देख सकते हो। इसको भी ज्वाइन करके देखना चाहोगे आप कि कहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये लाइंस जो हैं यहाँ पे करंट वाली लाइन है, ध्यान रखें ये करंट वाली लाइन है और करंट जो I0 है वो इस तरफ यहाँ से यहाँ पे। तो ये क्या है, इसमें फर्क क्या पड़ रहा है वो भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे ये π/2 पे जिस समय था तो उस समय ये 0 पे था। E0 जिसमें 0 पे था उस समय आपकी करंट जो है निगेटिव में थी, 90 से निगेटिव में थी। और अब जो है इस दोनों के फेज एंगल में फर्क कितना पड़ रहा है। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 90 बन रहा है, ये ω t है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पोर्शन जो होगा ये पूरा का पूरा ये π/2 है, ध्यान रखना, इसी कलर से मैंने लिखा है। तो बचा हुआ जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है ये कितना होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा। π/2 - ω t का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे नीचे ही चला गया है। तो फेजर एंगल जो है, इसलिए इंडक्टर के केस में पूछा भी जाता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि ये क्या होता है। तो ये इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लैग कर जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। इंडक्टर के केस में करंट हमेशा लैग करता है। दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हो कि वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट इन अ फेज बाय 90 डिग्री। या आप दूसरे जैसा मैंने पहले वाले में बताया कि करंट्स लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज इन फेज बाय 90 डिग्री। तो दोनों ही पॉसिबल है। थोड़ा सा आपको वहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि वोल्टेज क्या कर रहा है। वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री से आगे है, ये देखो ये वोल्टेज का है, ये करंट से 90 डिग्री से आगे है। और या फिर आप ये कहो कि करंट आपका जो है वोल्टेज से 90 डिग्री कम है, पीछे है, लैग कर रहा है।